ध्यान लगा के सुनो। गुड मॉर्निंग। नहीं जाते लेखा तो कहाँ रखते हैं ये जिसने। राधे राधे। राधे राधे। पुनः राधे राधे। फिर से राधे राधे। फिर से एक और राधे राधे। नेट वेट चल रहा है, सब बढ़िया है ना। आप लोग आ रहे हो, ये इस बात का प्रमाण है कि सब सही है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि। आ जाओ। बाकी लोग हाँ, नारायण जरूर मिल जाएगा। आ गए। आ जाओ। आओ शुरू करते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, एक सवाल कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 26। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक रेखा है जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है, रेखा का समीकरण बताइए। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। कैसे निकालोगे? आपको क्या चाहिए? रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु चाहिए। बिंदु तो दो दिए हुए हैं, दिक अनुपात चाहिए, दोनों को घटा के दिक अनुपात निकालो। दोनों को घटाकर दिक अनुपात निकालो। रेखा के दिक अनुपात तो चाहिए, और दिक अनुपात दो बिंदु से निकल जाते हैं। दो बिंदु को घटाओ, दिक अनुपात तैयार हो जाएंगे, है ना। तो दोनों को घटाइए, ये आ जाएंगे 4। ओ क्या कॉम्बिनेशन है, 4 4 4। दिक अनुपात आ गए 4 4 4, और ये सदिश आ गया, ये वो बिंदु आ गया जिससे गुजरती है। इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो मन में आए वो यूज करो। लेकिन बाय ऑप्शन जा रहे हैं तो ऑप्शन जो है वो हमें दिखा रहा है कि आपको पहले वाला यूज करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिखने में अलग अलग होगा, रेखा तो एक ही आएगी। आर बराबर ए। चार आई, 4 जे, 4 ई के, -i प्लस 0 जे प्लस 2 के, 4 आई प्लस 4 जे प्लस 4 के। ये लो, सही है। कार्तीय रूप में निकालना चाहो तो कार्तीय रूप में निकाल सकते हो, कार्तीय में जाओ तो कार्तीय में निकाल सकते हो। दिक् अनुपात आपके पास है, बिंदु आपके पास है, हो गया काम। x+1, y-0। ठीक है, अगला सवाल।
बढ़िया सवाल, घुमाया है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, अच्छा लगा। टॉपिक तो देखो, देर सवेर बात सब समझ में आ जाएंगे, समय लेते हैं, धीरे धीरे आप लगे रहो, है ना, बस लगे रहो, नियमितता रखो, सारे काम हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, धैर्य रखो, चीजें अपना समय लेती है। और एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बहुत सुंदर बात कही थी। आप सवाल करो, इतनी देर में आपको एक बात बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हम आज जो भी हैं वो इवोल्यूशन की वजह से हैं, साइंस के आधार पे, कि हम इवॉल्व हुए हैं। आज हम जो भी थे हम ऐसे नहीं थे। अगर हम डे वन पे जब देखें तो हम शायद अमीबा थे, या कुछ सेल थे, कुछ ऐसे थे हम, और आज हम ऐसे हो गए। और अगले 20 साल बाद, या अगले 30 साल बाद, या अगले 1000 साल बाद हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम कुछ और हो जाएंगे। कारण कि हम हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। तो बिलीव इन इवोल्यूशन, तो उस किताब का जो सार था वो था बिलीव इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है, लेकिन कमाल का प्रोसेस है। आप किसी भी चीज में इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे गणित है, मान लीजिए आपको गणित अच्छी करनी है, तो आप गणित के साथ रहिए, बस रहिए, सिर्फ गणित के साथ रहिए, आपकी गणित अच्छी हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों हुई, क्योंकि वो उस एटमोस्फेयर में रहा, उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। शेर इतना बढ़िया शिकारी कैसे बना, क्योंकि वो उस माहौल में रहा, वो शिकारी बन गया। पढ़ा है ना आपने, एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हैं तो हर जानवर की जगह है कि हर जानवर ऐसा क्यों हुआ, इंसान ऐसा क्यों हुआ। तो वो हुआ कि वो उस माहौल में रहा, और माहौल धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं। अगर गणित अच्छी करनी है, बस गणित के पास में रहिए, गणित के टच में रहिए, गणित के साथ रहिए, बाकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे छोड़ दीजिए, आप बेहतर होंगे ही होंगे। जब आप अपने अपने मानते हैं कि इंसान कितना बेहतर है, तो इंसान किसने बनाया, किसने बनाया, नहीं, माहौल ने बनाया। हम तो अगर पीछे जाके, तो मैं कहता चिंपैंजी थे, हमें पता नहीं हम क्या क्या थे, अगर हम उनको देखे तो कितना बुरा लगता है कि मैं ये था, लेकिन हकीकत में मैं था। या चिंपैंजी से पीछे जाके देखे तो हम वो सिवाल, शेल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम वो थे। और आज हम ऐसे हैं, है ना, इतने सुंदर, इतने बढ़िया, इतने अच्छे, इतने फिट, इतने शानदार। ये कोई एक दिन में थोड़ी हुआ, माहौल के साथ बनते चले गए। तो यही है, माहौल अपने आप बनाता चला जाता है, बस। तो आप तो माहौल में रहिए, माहौल अपने आप बना देगा आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक रेखा है, बिंदु जिसका स्थिति सदिश से होकर जाने वाली, तथा बिंदु जिनके स्थिति सदिश को मिलाने वाली रेखा के समांतर। तो ये तो आपका बिंदु हो गया, मतलब ए सदिश हो गया, रेखा जिससे जाती है वो ए हो गया। और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है, मतलब इनसे बी सदिश निकाल लो, इनसे बी सदिश निकाल लो। इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनी है, हमारी रेखा उसके समानांतर है, मतलब ये हमारा दिशा है। इसके समानांतर मतलब हमारी दिशा है, हमारी दिशा निकाल लो, दोनों को घटाओ, तो बी वेक्टर आ जाएगा। 2i प्लस माइनस 2j प्लस के, 2i माइनस 2j प्लस के, ये हमारा बी वेक्टर आ गया। हमारे रेखा का समीकरण हो गया आर बराबर ए वेक्टर, जो कि वो रहा 2i माइनस जे प्लस के, एक्स का मान दो। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, अगर आपके पास दो रेखाएं दी गई है, आर बराबर
A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरी रेखा R बराबर A2 प्लस म्यू B2, इसमें कोई और नियतांक नाम रख लिया। तो ये B1 B2 के B1 B2 क्या है, इसकी दिशा है, B1 इसकी दिशा है, B2 इसकी दिशा है ना। B1 जो है वो आपके इस रेखा की दिशा है और B2 जो है वो इस रेखा की दिशा है। तो इनकी दिशाओं का कोण इन रेखाओं का ही तो कोण होगा, ये कोण एक ही तो होगा, है ना। ये कोण एक ही होगा, क्योंकि ये जो B1 होता है, B1 क्या होता है, रेखा की दिशा। ये रेखा की दिशा, इस रेखा की दिशा, और दो दिशाओं के बीच का कोण निकालना है, निकल जाएगा। cos थीटा बराबर, हमारे पास सदिश फॉर्मूला है B1 डॉट B2। देखो समझने के बाद चीजें कितनी आसान हो जाती है, फील करके देखो, समझने के बाद चीजें कितनी आसान हो जाती है। जब आप चीजों के अंदर तक चले जाते हैं तो चीजें कितनी इजी लगने लग जाती है। और वही चीज जब आप रट्टा मार के या बिना समझे बिना सार तक पहुंचे जाते हो तो यही चीजें कितनी मुश्किल हो जाती है, और यही चीजें कितनी आसान हो जाती है जब आप समझ जाते हैं। कौन B1 कौन A1, है ना, कितना कितना आसान लगता है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ये जो हमारा cos थीटा का कोण है, सवाल नंबर 28, इनके बीच का कोण निकालिए, इनके बीच का कोण बताइए। क्लास थी सुबह, क्लास आज सुबह लेट स्टार्ट हुई थी, 9 बजे, 8:50 पे थी क्लास आज, 8:50 पे क्लास स्टार्ट हुई थी। पहली क्लास 8:50 से लेके 10 बजे तक थी पहली क्लास, दूसरी क्लास अभी शुरू हुई है लगभग 13-14 मिनट पहले। तो दोनों की दिशाएं निकाल लो। इस रेखा की दिशा ये हो गई, ये इसकी दिशा हो गई, ये इसकी दिशा हो गई। B1 B2, तो आपके बीच का कोण cos थीटा बराबर एक गुणा 3, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 6 12, और उसका हो जाएगा 4 4 8 और एक 9 9 का 3 इंटू इसका हो जाएगा 36 40 49 7, 16 3 17, 16 19 19/21। इनमें से कोई नहीं, है ना। ठीक है, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण इतना आया। प्लस और माइनस न्यून कोण और अधिक कोण को व्यक्त करते हैं। प्लस का लोगे तो न्यून कोण आ जाएगा, माइनस का लोगे तो अधिक कोण आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्रक्षेप, परछाई।
परछाई, एक की परछाई किसी रेखा पर किसी दूसरी रेखा की परछाई। मान लो आपकी रेखा है r बराबर a प्लस लैम्डा बी और कोई वेक्टर है c। इस वेक्टर की आपको परछाई निकालनी है इस रेखा के ऊपर। तो परछाई लिखोगे तो परछाई का मतलब आप लाइट डाल रहे हो। ये रही लाइट। और लाइट आते ही ये बन जाएगी परछाई, जिसको प्रक्षेप कहते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि ये प्रक्षेप इसकी लंबाई, इसकी जो ओरिजिनल लंबाई है उससे तो कम है, इसकी ओरिजिनल लंबाई से कम है। तो ये प्रक्षेप होगा कितना, किसी सदिश का किसी रेखा के ऊपर प्रक्षेप होगा कितना। तो प्रक्षेप का वही सूत्र है जो पहले हुआ करता था, सी डॉट बी बटा बी का परिमाण, सी डॉट बी बटा बी का परिमाण। सी डॉट बी बटा बी का परिमाण। ठीक है, ये प्रक्षेप हो गया। समतल पर बिंदु का प्रक्षेप। समतल पर किसी बिंदु का प्रक्षेप। मान लीजिए ये आपका एक समतल है, और ये कोई बिंदु है, और ऊपर से हम लाइट डाल रहे हैं। जब हम लाइट डालेंगे बाकी लाइट तो गुजर जाएगी, लेकिन इस पॉइंट से जो लाइट टकराएगी वो नहीं गुजरेगी, और नहीं गुजरेगी तो इस बिंदु की परछाई बन जाएगी। जहां से लाइट नहीं गुजरती वो परछाई बन जाती है, और बनती कहाँ है, जो सामने जो भी सतह है उस सतह के ऊपर बनती है। ये होगी इसकी परछाई। ये तो हो गया आपका बिंदु, है ना। और ये हो जाता है इसका प्रक्षेप। तो अब ये जो प्रक्षेप बना है इसके निर्देशांक क्या होंगे। अगर आपको बिंदु के निर्देशांक पता है तो प्रक्षेप के निर्देशांक क्या होंगे। तो बढ़िया सवाल है, तो बढ़िया चीज है ना, बढ़िया आइडिया है। देखो एक बिंदु है और बिंदु से अपन लाइट डाल रहे हैं, लाइट डालते हुए बिंदु जो है उसकी परछाई बनेगी। तो परछाई समतल के ऊपर बनेगी। वो जो परछाई जहां बनी है वो बिंदु और ये बिंदु तो अलग अलग है, वो परछाई है, वो खुद थोड़ी है। जैसे मैं हूं और मेरी परछाई है, दोनों अलग अलग है। तो बिंदु के जो निर्देशांक है अगर वो आपको पता हो, समतल का समीकरण पता हो, तो वो जो प्रक्षेप है क्या उसको निकाला जा सकता है। जवाब है हाँ, निकाला जा सकता है। जवाब है बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, तो भाई हम एक काम करेंगे कि ये जो समतल है इसका समीकरण ले लेंगे। ये मान लेते हैं ये बिंदु अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा पॉइंट है। इसका प्रक्षेप हमें निकालना है, और समतल का समीकरण ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। हाँ ये हो गया, ये समतल का समीकरण है। अब समतल में एक सुंदर बात ये होती है कि समतल दिक् अनुपात यूज करता है अभिलंब के। ए बी सी कौन है, अभिलंब के दिक् अनुपात, है ना। और अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो रेखा है, यानी ये जो प्रक्षेप है और ये जो बिंदु है, ये जो रेखा है ये वैसे तो रेखा है, लेकिन समतल के लिए ये अभिलंब है, समतल के लिए ये अभिलंब है। ये समतल के लिए अभिलंब है। वैसे तो ये रेखा है, वैसे तो ये रेखा है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें, समझ रहे हो,
चीज एक होती है, लेकिन आप किसके पॉइंट से देख रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अगर आप मुझे मेरी माँ के पॉइंट से देखिए तो मैं बेटा हूँ, मेरी माँ का बेटा हूँ। मेरे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं उनका पिता हूँ। मेरी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं पति हूँ। क्या मैं अलग अलग हूँ? क्या मैं अलग अलग हूँ? मैं तो एक ही हूँ। मैं तो एक ही हूँ, लेकिन डिपेंड करता है आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। बात पकड़ रहे हो? बात पकड़ी मैंने क्या कहा? चीज एक है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ से खड़े होकर देखते हैं, उससे फर्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं, मुझ में आप क्या देख रहे हैं। समझे? कौन नहीं समझा? आप बात समझा, कौन समझा? अनेक तरीका है, तो सेम वही बात है। इससे अगर आप ये देख रहे हैं कि पी से क्यू को मिलाने वाली रेखा है, तो बिल्कुल ये रेखा है, बिल्कुल रेखा है। लेकिन ये रेखा है, समतल के लिए क्या है? ये समतल के लिए अभिलंब है, क्योंकि समतल के लंब होता है, तो समतल के लिए अभिलंब है। तो जो पी क्यू के लिए रेखा है वो समतल के लिए अभिलंब है, और समतल के लिए अभिलंब, समतल खुश है, अरे वाह मुझे मेरा अभिलंब मिल गया, मेरा अभिलंब मिल गया। तो ये जो दिक् अनुपात है ये इसको दे दो, क्योंकि ये दिक् अनुपात अभिलंब के तो होते हैं, तो ये दिक् अनुपात इसको मिल गए। रेखा इसलिए खुश कि रेखा को दिक् अनुपात मिल गए। समतल इसलिए खुश कि समतल को अभिलंब मिल गया। रेखा इसलिए खुश, उसको दिक् अनुपात मिल गए, क्योंकि समतल जो दिक् अनुपात रखता है वो विलंब के दिक् अनुपात रखता है, और ये रेखा विलंब है, तो ये दिक् अनुपात इसको काम आ गया। और दिक् अनुपात मतलब दिशा काम आ गई, रेखा के पास दिशा भी आ गई, बिंदु इसके पास थे ही, रेखा का समीकरण आ गया, रेखा का समीकरण आ गया। रेखा खुश, क्यों? रेखा का समीकरण आ गया। चलो जमी बात। बात समझ में आई? सही है? हाउ, बिल्कुल बढ़िया। अब आ जाओ, ये जो बिंदु बना है ये कैसे बना? ये तब बना जब रेखा ने और समतल ने काटा। रेखा और समतल ने काटा तब बना। अगर रेखा और समतल नहीं काटती तो ये बनता ही नहीं। रेखा और समतल ने काटा तब बनाना, यानी ये प्रतिच्छेद बिंदु है। किसका? समतल का और रेखा का, यानी प्रक्षेप प्रतिच्छेदन बिंदु है, कटान बिंदु है। लाइन और प्लेन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी ये बिंदु वो है जो रेखा पर भी है और समतल पे भी है। ये बिंदु दोनों पर है, यानी इस बिंदु पर एक्स वाई जेड समतल और रेखा के एक ही होंगे। इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे दोनों सेम है। ये बिंदु दोनों पर है, इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यानी इस बिंदु पे दोनों समीकरण एक हो जाएंगे, क्योंकि बिंदु दोनों पर है। दोनों पर है यानी दोनों समीकरण एक हो गई। अब ना तेरा है ना मेरा है, बल्कि हमारा है। ना तेरा है ना मेरा है, बल्कि हमारा है। ये बिंदु हमारा हो गया। तो ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड सेम हो गए। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पे दोनों एक है। तो बस हमें एक्स वाई जेड निकालने हैं, पता चल जाएगा। कैसे निकलेगा? निकालने के लिए इसे बराबर मानोगे आप लैम्डा, एक्स बराबर ए लैम्डा प्लस अल्फा, वाई बराबर बी लैम्डा प्लस बीटा, जेड बराबर सी लैम्डा प्लस गामा। ए लैम्डा प्लस अल्फा, बी लैम्डा प्लस बीटा, सी लैम्डा प्लस गामा। ये आपके एक्स वाई जेड आ गए। अब ये एक्स वाई जेड समतल में भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये बिंदु ना तुम्हारा है ना मेरा है, बल्कि हमारा है। तो ये बिंदु समतल पे भी होंगे। ले जाके समतल में रख दो। ए ए लैम्डा प्लस अल्फा, बी बी लैम्डा प्लस बीटा, सी सी लैम्डा प्लस गामा प्लस डी बराबर 0। यहाँ से लैम्डा का मान निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लैम्डा बराबर, बाकी पदों को उधर ले जाओ, माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी। लैम्डा का मान आ गया ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी बटा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लो, ये लैम्डा आ गया। अब लैम्डा ले जाके वहां रख दो, एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे, उस बिंदु के मान आ जाएंगे जिसको हम पता करें। समझ में आया कि इस बिंदु पे क्या हुआ, इस बिंदु पे ऐसा क्या हुआ, इस बिंदु पे ऐसा ये हुआ कि ये बिंदु दोनों का था, दोनों का था, मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो समतल और रेखा दोनों को संतुष्ट करेंगे, और दोनों को संतुष्ट करेंगे मतलब एक्स वाई जेड दोनों के सेम होंगे इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे इसके एक्स वाई जेड और इसके एक्स वाई जेड एक ही है, तो उसके एक्स वाई जेड निकाले, वो यहाँ रख दिए, लैम्डा निकल गया, लैम्डा वापस रख देंगे, एक्स वाई जेड आ जाएंगे, वो बिंदु आ जाएगा जो दोनों पर है, और जो दोनों पे है वो प्रक्षेप है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा काम करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या कहते हो? सही है, आ जाओ एक दो सवाल कर ले। थ्योरी थ्योरी चलो पहले थ्योरी पूरी करते हैं। अभी थ्योरी है थोड़ी सी, थोड़ी देर और चलेगी, फिर सवाल आएंगे। रेखाखंड का रेखा पर प्रक्षेप। एक रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, एक रेखा का टुकड़ा है और एक रेखा है, रेखा मतलब जो अनंत से आती है और अनंत तक जाती है ना, रेखा और रेखाखंड। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा है। जब आप टुकड़े की बात करते हैं इतना चाहिए मुझे, इतना चाहिए, तो रेखाखंड हो गया, क्योंकि आपने पूरी रेखा नहीं ली बल्कि उस रेखा में से कट कर लिया, तो कट कर लिया तो वो रेखाखंड कहलाता है। तो हमने गणित में दो शब्द बनाए हैं, बढ़िया शब्द भी है। जब हम रेखावर्ण बोलते हैं इसका मतलब है वो अनंत से अनंत तक है, लेकिन जब रेखाखंड बोलते हैं इसका मतलब आपने उसके एक टुकड़े को काटा है, उतना रेखाखंड हो गया। तो कोई रेखाखंड का रेखा पर प्रक्षेप, वो तो अभी हमने किया ही है, वापस से होगी एक बार फिर से सही। ये हमारी रेखा, ये रेखाखंड, इसकी परछाई, ये इसका प्रक्षेप हो गया, है ना। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, एक्चुअली प्रक्षेप को क्लियर कर लेना। प्रक्षेप क्या होता है, आप किसका प्रक्षेप निकाल रहे हैं, किसकी परछाई किस पे निकाल रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं होता कि इंसानों की परछाइयां होती है, चीजों की भी परछाइयां होती है। कई बार किसी चीज की परछाई आपके ऊपर बनती है नहीं बनती है। अगर सामने कोई चीज रख दी जाए और उसके पीछे लाइट रख दी जाए, पीछे आप खड़े हो, तो परछाई आपके ऊपर बन जाएगी। तो परछाई का कोई धर्म नहीं है, यूं नहीं है कि परछाई सिर्फ इंसानों की बनती है ना। ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये कोई विशेष अधिकार नहीं है इंसानों का कि प्रकृति ने कहा कि परछाइयां केवल इंसानों की बनेगी। प्रकृति ने कहा कि जो भी प्रकाश को रोकेगा उसकी परछाई बनेगी, और किस पर बनेगी, जो उसके पीछे खड़ा है, जो उसके पीछे खड़ा है। अब यहाँ पे प्रकृति भेद नहीं करती कि ये इंसान है या ये पेड़ है या पौधा है या व्यक्ति है। प्रकृति ने जो तय कर रखा है वो है कि जो भी प्रकाश को रोकेगा उसकी परछाई बनेगी। और कहाँ बनेगी, जो पीछे खड़ा है उसके ऊपर। तो अगर मैं पीछे खड़ा हूं तो परछाई मेरे ऊपर बन जाएगी। तो एक तो होता है जो प्रकाश को रोकता है, मतलब जिसकी परछाई बन रही है, एक जिस पर बन रही है। तो ये दो बातें होती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि इसकी परछाई बनेगी, अगर आप लाइट यहां से डालो तो इसकी परछाई इसके ऊपर बन जाएगी। कोई ऐसा भेद नहीं है, इसकी परछाई इसके ऊपर बन जाएगी। लाइट डालने पर डिपेंड करता है कि आप किसकी परछाई किस पर ले रहे हैं। ये वर्ड दो है ना, ए का बी पर प्रक्षेप, ये जो वर्डिंग है ना ये बहुत सुंदर है, कि इससे क्लियर होता है कि कौन का प्रक्षेप कौन पर है। ए का प्रक्षेप, बी पर, ए का प्रक्षेप बी पर। इसका मतलब है ए प्रकाश को रोकेगा और उसकी परछाई बी के ऊपर बनेगी। प्रकाश को कौन रोकेगा, ए रोकेगा। एक प्रकाश को रोकेगा, एक परछाई को अपने ऊपर बनाएगा। तो ए प्रकाश को रोकेगा और बी अपने ऊपर परछाई को बनाएगा।
ठीक है, अगर यही उल्टा होता बी का ए पर प्रक्षेप, तो बी प्रकाश को रोकेगा और परछाई ए के ऊपर बनेगी। यानी प्रकाश अब ए का प्रक्षेप, यानी प्रकाश ए की तरफ से आ रहा है ना, ए का, यानी परछाई ए बना रहा है, ए परछाई बना रहा है, यानी प्रकाश ए की तरफ से आ रहा है ना। तो ए का प्रक्षेप मतलब प्रकाश इधर से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है और किधर जा रहा है, ए से टकरा के रुक रहा है और फिर ए की परछाई बन रही है जो बी पे जा रही है। बात समझ में आई को नहीं है ये बात? आ बात उचित समझ में आई, कई बार प्रक्षेप न लेकर था झंझट हुआ कि को किप पर बने और के बने और, इसलिए जरूरी है। अब ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ए का कोई जरूरी नहीं कि बी यही हुआ हमेशा, बी को कोई बाध्यता को नहीं कि बी स्ट्रेट ही होगा, बी टेढ़ा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, परछाई बनेगी, आप चिंता ना करो, है ना, परछाई बनेगी। परछाई ये नहीं देखती कि दशा, परछाई पहले कह देते हैं रुक जा, पीछे की दीवार को पहले समतल करो फिर परछाई बनेगी। परछाई इस तरीके से नहीं बनती है, परछाई हर सतह पे बनती है, उबड़ खाबड़। आप अगर किसी ऐसे समतल पे जा रहे हैं जहां उबड़ खाबड़ है, क्या परछाई नहीं बनेगी? बनेगी। परछाई सब पे बनती है, कोई जरूरी नहीं कि समतल हो, सीधा हो, टेढ़ा नहीं हो, हर किसी पे परछाई बनती है। तो अगर जैसे अब यहाँ ले रहे हैं ए का बी पर प्रक्षेप, यानी ए प्रकाश को रोकेगा, यानी प्रकाश ए की तरफ से आएगा। अब इधर से प्रकाश आएगा, ये परछाई बन जाएगी, डॉट 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 डॉट, ये हो गया प्रक्षेप। ये प्रक्षेप। अब बात समझ में आएगी सर? अब बात समझ में आई को नहीं आई? ये प्रक्षेप समझ में आया नहीं है, परछाइयां। तो जिस पे का लगा हुआ है उसकी परछाई है, जिस पे पर लगा हुआ है उस पर बनेगी, पर बनेगी। और ये जो प्रक्षेप की लंबाई होती है उसमें हम क्या करते हैं, जिसकी परछाई निकालते हैं और जिस पर निकालते हैं उन दोनों वेक्टर्स की डॉट गुणा करते हैं और बटे भाग देते हैं जिस पे परछाई बन रही है उसके परिमाण का। ये होता है हमारे प्रक्षेप का सूत्र। दोनों की जिसकी परछाई बन रही है और जिस पर बन रही है उनकी तो डॉट गुणा होती है, बटे भाग जो उसके परिमाण का भाग लगता है जिस पर परछाई बन रही है, जिस पर बन रही है उसका भाग दिया जाता है। सही है, ये क्लियर हुआ? आ बात क्लियर हुई को नहीं हुई? हाँ क्लियर होगी, ठीक है, बढ़िया करियो, बहुत बढ़िया काम करियो थे। समतल पर किसी रेखाखंड का प्रक्षेप। ये कोई रेखा है, इस रेखा का इस समतल पे प्रक्षेप, सेम वही बात है, रेखा का समतल, रेखा प्रकाश को रोकेगी और समतल उसकी पिक्चर बनाएगा, प्रकाश ऊपर से आएगा। है ना, ये अब प्रक्षेप कैसे निकलेगा? ठीक है, ये प्रक्षेप कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे,
हम P बिंदु का प्रक्षेप निकालेंगे। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसी बिंदु का समतल पे प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। फिर हम Q बिंदु का प्रक्षेप निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो अभी हमने पढ़ा है। ये रहा, किसी बिंदु का प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, ये रहा। समतल पे किसी बिंदु का प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, परछाई कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हम दोनों बिंदुओं का प्रक्षेप निकाल लेंगे तो हमें P डैश और Q डैश मिल जाएंगे। फिर ये लंबाई निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, P डैश Q डैश, और ये PQ होगी। तो PQ का प्रक्षेप P डैश Q डैश हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी रेखाखंड का प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। सही है ना? इस तरीके से करेंगे। बड़े प्रक्षेप बहुत सारे, निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप, बहुत सारे प्रक्षेप है, बहुत सारी परछाई है। निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप, निर्देशीय अक्षों पे क्या होता है कि मान लो 2D की बात करता हूँ, 3D की बात नहीं करूंगा, 3D तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। 3D की 2D की बात कर लेते हैं, 2D को एक्सटेंड कर देंगे 3D पे। तो ये हमारा XY तल है, ठीक है, कोई 2D में बात कर रहे हैं। एक रेखा खंड है जो P बिंदु से शुरू होता है, रेखा खंड है तो निश्चित एक बिंदु से शुरू होगा और एक बिंदु पे खत्म होगा, है ना। रेखा जो होती है वो तो बिंदु से गुजरती है, शुरू और खत्म नहीं होती, है ना। आप रेखा जब बोलते हो तो आप ये बोलते हैं P बिंदु से गुजरने वाली रेखा, Q से गुजरने वाली रेखा। आप ये नहीं कहते P से शुरू होने वाली रेखा, क्योंकि रेखा ना तो कहीं से शुरू होती है और ना कहीं पे खत्म होती है ना। छोटे छोटे वर्ड्स है, अगर नॉर्मली हम गलत बोलते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स है जो मेक सेंस, मतलब रखते हैं। छोटे छोटे वर्ड है जो हम लोग नॉर्मली जीवन में गलत बोलते हैं कि P से, है ना, P से खींची गई रेखा, जबकि रेखा किसी बिंदु से नहीं खींची जाती है। रेखा तो आती है और वो बिंदु से गुजरती है। रेखा तो आती है और बिंदु से गुजरती है। रेखाखंड है जो एक बिंदु से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, स्टार्ट करता है और एक बिंदु पे जाके खत्म करता है, वो रेखाखंड है, ना कि वो रेखा है। वो रेखा का टुकड़ा है ना। लेकिन चल जाता है, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अंदाजा होगा कि आपने ये गलत बोला है, तो हो सकता है आगे जाके सुधार हो जाए। लेकिन पता ही ना हो तो सुधार का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 है, Q के x2 y2। निर्देशांक का मतलब होता है उस बिंदु तक कितना x चलना होगा, कितना y चलना होगा। ये हो गया, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखें तो इसकी परछाई निकाले, लाइट ऑन, ये लाइट सामने गिर रही है। अब मैं इसकी परछाई निकाल रहा हूं एक्स एक्स पे, इसकी परछाई एक्स एक्स पे निकाल रहा हूं। जब इसकी परछाई एक्स एक्स पे निकालूंगा तो ये आएगा, इसे मैं बोलूंगा एक्स एक्स पे प्रक्षेप। ये हो गया एक्स एक्स पे प्रक्षेप। कितना हुआ, तो ये x2 था, ये x1 था, तो प्रक्षेप हो गया x2 माइनस x1। एक्स एक्स पे प्रक्षेप हो गया x2 माइनस x1। वाई एक्स पे प्रक्षेप निकालना है तो लाइट यहां से डालनी होगी, इधर से लाइट डालोगे तभी तो वाई एक्स पे आएगा ना। लाइट इधर से डालोगे तो परछाई आएगी। ये हो गया आपका वाई एक्स पे प्रक्षेप। वाई एक्स पे प्रक्षेप, ठीक है। ये कितना हुआ, चित्र के हिसाब से जाओ तो ये y2 है, यहां तक आपका y2 है, ये यहां तक y1 है,
प्रक्षेप कितना हुआ y2 माइनस y1, तो ये लो, ये y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इसी प्रकार अगर ये जेड एक्स पे भी होता परछाई एक, तो वो हो जाता z2 माइनस z1। तो अक्षों पे जो प्रक्षेप होते हैं वो फिर ये होते हैं, किसी रेखाखंड के प्रक्षेप ये होते हैं, एक्स एक्स पे होता है x2 माइनस x1, वाई एक्स पे होता है y2 माइनस y1, और जेड एक्स पे होता है z2 माइनस z1। और कमाल की बात यह है कि अब हम इसकी जो लंबाई निकालेंगे रेखाखंड की पी क्यू की, वो इन्हीं प्रक्षेपों से निकलती है। ये लो, ये हो गया आपकी लंबाई पी क्यू। खुद वास्तविक लंबाई जो है वो परछाइयों की लंबाई से आती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत बहुत कमाल का पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे साइंस को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि एक्चुअल में जो वर्ल्ड है वो क्या है। वो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन है, 6 डायमेंशन है। क्योंकि अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से जाते हैं तो ये वर्ल्ड 4 डायमेंशन है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी में जाते हैं तो हमारा वर्ल्ड 11 डायमेंशन से बना हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है 4 डायमेंशन, कोई कह रहा है, हर थ्योरी अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो एक्चुअल में वर्ल्ड क्या है, तो एक थ्योरी और आती है जिसको कहते हैं शेडो थ्योरी। शेडो थ्योरी कहते हैं कि एक्चुअली जो दुनिया है वो एक्चुअल वर्ल्ड क्या है ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो सब शेडो है, सब परछाइयां हैं। हम जो देख रहे हैं वो परछाइयां हैं, और ये बात भी सच है। आप दुनिया को जिसको देख रहे हैं अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, ये 3D वर्ल्ड है, लेकिन आप तो शेडो देख रहे हैं ना, आप तो 2D देख रहे हैं। आप तो 2D देख रहे हैं, आप 3D कहाँ देख रहे हैं? आप 3D कहाँ देख रहे हैं? आप तो 2D देखते हैं। हमारी आंखें तो 2D देखती है, हमारी आंखें 3D देखती नहीं है। जबकि वर्ल्ड अगर 3D है, एक्चुअल में वर्ल्ड 3D है, तो हो सकता है 4D हो ये दुनिया 4D हो, 5D हो, 6D हो, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी आंखों की रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमें 2D वर्ल्ड ही दिखता है। हमारी आंखें लंबाई और चौड़ाई एक टाइम पे दो ही चीजों को देख पाती है, इसलिए हम हमारे सामने जो भी है वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे दीवार है, चाहे गहराई क्यों ना हो हम देख नहीं पा रहे हैं। ये तो हमारा दिमाग है जो मैनिपुलेट करके हमें बता रहा है कि गहराई है, वरना सोचो आप जो देख रहे हैं वो पट्टी ऐसे। तो शेडो वर्ल्ड क्या था, यहाँ देखो ये सब शेडो है, ये इस रेखा के शेडो थे, इन शेडो ने मिलकर ओरिजिनल लंबाई पी क्यू को तैयार किया, ये सब प्रक्षेप है। पी दिया है, क्यू दिया है, और ए बी का प्रक्षेप ज्ञात करना है। पी क्यू ए बी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो निकल जाएगा, तो आराम से निकल जैसे, ये तो आराम से निकल जाएगा। ये रहा आपका पी पॉइंट। ये पी क्यू है, एक रेखा ए बी और है, ये ए बी है, और ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री है।
अगर मैं इसको आगे करूं तो इनके बीच में बनने वाला कोण 30 डिग्री है। तो बताओ इसका प्रक्षेप कितना होगा। अब पी क्यू का ए बी पे प्रक्षेप क्या होगा। तो आ जाओ, पी क्यू का ए बी पे प्रक्षेप निकालते हैं। डॉट 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 डॉट, ये रहा पी डैश, डॉट 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 डॉट, ये रहा क्यू डैश। और मैंने क्या किया, एक रचना करी, ये पी आर, ये कौन 30 का है तो ये कौन भी 30 का हो गया। और चित्र के हिसाब से साफ पता लग रहा है कि पी आर और पी डैश क्यू डैश बराबर है। तो मैं पी आर निकाल लेता हूं, मैं पी आर निकाल लेता हूं। पी आर ही तो पी डैश क्यू डैश है, पी आर ही तो पी डैश क्यू डैश है, वही तो परछाई है। ये लंबाई निकालूं चाहे ये निकालूं, बराबर बात है, मैं वो निकाल लेता हूँ। और उसके लिए मैं पाइथागोरस पर में इसमें मैं त्रिकोणमिति लगा सकता हूँ। त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में मैं त्रिकोणमिति लगा के, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। मुझे आधार निकालना है तो पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू यानी आधार बटा कर्ण, जो कि कॉस हो जाएगा, कॉस 30 हो गया। और पी आर बराबर आ गया पी क्यू इंटू कॉस 30 यानी √3/2, √3/2 है ना। ठीक है, हाँ। पी क्यू की लंबाई निकाल लो, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, √1 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 4, 4 4 3 12, 12 का 2√3। बराबर 3। तो आपके प्रक्षेप की लंबाई है 3। सवाल ठीक था यार, ये सिंपल सा था लेकिन बढ़िया सवाल था, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। है ना। वैसे के ध्यान से देखो तो परछाई जो होती है वो किसी का आधार ही तो है, परछाई आधार ही तो है ना, एक तरह से देखे तो। सही है, क्या कहते हो। कौन ही समझ में आएगी। ठीक है, इसके अक्षों पे अंतःखंड बता, प्रक्षेप बताइए। अक्षों पे प्रक्षेप, पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड के अक्षों पे प्रक्षेप क्या क्या होंगे। एक्स एक्स पे प्रक्षेप, वाई एक्स पे प्रक्षेप और जेड एक्स पे इसके प्रक्षेप क्या होंगे। पी और क्यू दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के अक्षों पे प्रक्षेप अभी पढ़ा है, याद करो, और कैसे निकालते हैं वो बताओ। तो एक्स एक्स पे प्रक्षेप निकालेंगे तो एक्स के निर्देशांकों को घटा देंगे, है ना। ये हो गया हमारा x1, y1 और z1, x2, y2 और z2, x2 - x1, x x पे प्रक्षेप,
x2 माइनस x1 0 माइनस 3 बराबर -3 y एक्स पे प्रक्षेप जेड एक्स पर प्रक्षेप -3 -4 3 समतलीय रेखाएं, दो रेखाएं एक समतल पे है, समतलीय रेखाएं। अगर दो रेखाएं एक ही समतल पे आती है तो उन रेखाओं को समतलीय रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं एक ही समतल पे आती है तो मतलब वो समतलीय रेखाएं है ना। जैसे ये समतल है, अगर दो रेखाएं एक ही समतल के ऊपर आती है तो हम कहते हैं कि ये समतलीय है ना। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये समतलीय रेखाएं क्योंकि एक ही समतल पे आती है। अगर रेखाएं एक समतल पे आती है, दो है, तीन है, चार है, जितनी भी रेखाएं दी गई है, अगर सारी रेखाएं एक ही समतल के ऊपर स्थित है तो हम कहते हैं रेखाएं कोप्लेनर है, मतलब समतलीय रेखाएं। रेखाएं समतलीय कोप्लेनर है। ठीक है। दो रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं समतलीय, ये कैसे पता लगेगा? दो रेखाओं के समतलीय होने की शर्त कि दो रेखाएं समतलीय कब होंगी? दो रेखाएं समतलीय तब होगी जब दो रेखाएं या तो समानांतर हो या प्रतिच्छेद करती हो। दो रेखाएं समानांतर हो, अगर दो रेखाएं समांतर होगी तो वो समतलीय भी होंगी। जब भी दो रेखाएं समांतर होती है तो वो समतलीय भी होती है। सही है गलत है? अगर समांतर होंगी मतलब दो रेखाएं हैं, अगर समांतर है तो फिर एक समतल पे भी आ जाएगी। अगर दो रेखाएं समानांतर है तो एक समतल पे भी आ जाएंगी। सीधी सही बात है। हाँ, समतलीय है तो समांतर होंगे ये जरूरी नहीं है। समांतर है तो समतलीय होंगे, ये बात सही है। सही है गलत है? बात समझो, सोचो, कल्पना करो थोड़ी सी। दो लाइनें खींचो, समांतर है, खींच दी। अब देखो एक समतल पर राशि को नहीं, ऐसी दोनों एक समतल पे आ जाएगी। अगर दो रेखाएं समानांतर है ये रही, तो एक समतल पे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, मतलब समतलीय है। तो अगर दो रेखाएं समांतर है तो समतलीय होती है, नंबर एक। तो देख लो क्या वो समांतर है? समांतर है तो वो समतलीय होंगी। नंबर दो, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो भी वो समतलीय है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा अलग करते हैं, 2D और 3D में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। 2D और 3D में एक हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वहां पे क्या था कि जब भी दो रेखाएं असमानांतर होती थी तो वो काटती थी। दो असमांतर रेखाएं काटती थी 2D के अंदर। 2D में असमांतर रेखाएं, अगर दो असमांतर रेखाएं, 2D में बोल रहा हूं, इन 2D
टू डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर दो रेखाएं असमांतर है, मतलब पैरेलल नहीं है, तो वो काटेंगी। असमांतर रेखाएं मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब भी दो रेखाएं असमांतर होती थी तो वो काटती जरूर थी। क्यों? क्योंकि दोनों एक समतल पे थी, दोनों असमांतर थी, मतलब टेढ़ी थी, एक रेखा दूसरी रेखा की टेढ़ी थी, तो कभी ना कभी काटेगी। जैसे ये लाइन, ये लाइन दोनों असमांतर है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी बिंदु पे आगे जाके कट कर देंगी, है ना। असमांतर होगी तो काट, समांतर होगी तो नहीं काटेंगे। असमांतर होगी तो 2D में रेखाएं काटती थी, लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में असमानांतर होने का मतलब प्रतिच्छेदी नहीं होता। 3D में अगर दो रेखाएं असमांतर है तो कांटे की कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये पेन इधर है, ये पेन इधर है, दोनों असमांतर है या नहीं है? काट रहे हैं क्या? नहीं काट रहे। ये देखो, ये देखो, असमांतर है, लेकिन क्या फिर भी काट रहे हैं? नहीं काट रहे। काटे? ये देखो बिल्कुल असमांतर है, काटे? नहीं काटे। तो ये 2D और 3D का एक छोटा सा डिफरेंस है कि 2D में क्या होता है, प्लेन की रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, प्लेन होता है। अब एक प्लेन पे दो रेखाएं टेढ़ी टेढ़ी चलेगी तो कभी तो प्लेन पे कटी जाएगी। तो 2D में ऐसा हो जाता था, 2D में असमांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी, लेकिन 3D में असमांतर होने का मतलब प्रतिच्छेदी नहीं होता। लेकिन प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ असमांतर है ना। वैसे प्रतिच्छेद करने का, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है मतलब, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है मतलब असमांतर है। एक दूसरे के ऊपर आगे तो सारे बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, फिर समांतर हो जाएगी, वो वाली कंडीशन हटानी पड़ेगी। तो ये वाली शर्त को याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा असमांतर होने का मतलब प्रतिच्छेदी नहीं होता। 3D में असमांतर का मतलब प्रतिच्छेदी नहीं होता। असमांतर, अगर दो रेखाएं असमांतर है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रतिच्छेद कर रही है। ये 2D और 3D का एक बड़ा डिफरेंस है। 2D में तो क्या होता है, जब दो रेखाएं असमांतर होती थी वो काटती थी, लेकिन 3D में असमांतर रेखाएं जरूरी नहीं है काटे, काट भी सकते हैं नहीं भी काटे, कोई गारंटी नहीं है। दो असमांतर रेखाएं, जैसे अभी ये असमांतर है लेकिन काट गई, एक दूसरे को काट रही है, और यही थोड़ी सी ऊपर होती तो नहीं काटती। तो असमांतर रेखाएं काट भी सकती है और नहीं भी काट सकती। लेकिन अगर असमांतर रेखाएं काट जाती है, प्रतिच्छेद कर जाती है, तो फिर वो एक समतल पे आ जाएगी। देखो ये आ गया, एक समतल आ गया, फिर ये एक समतल पे आ जाएगी। समझ में आ गई ये बात? ये बात समझ में आ गई। तो दो रेखाओं के समतलीय होने की शर्त है या तो वो समांतर हो, और या फिर वो एक दूसरे को काटे। अगर काटती है, तो समांतर होने की, अगर दो समतल, दो रेखाएं समानांतर है, तो उसकी शर्त क्या होती है? B1 वेक्टर समांतर होगा B2 वेक्टर। अच्छा, समांतर है मतलब दोनों की दिशाएं एक है, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा, मान लो A1 B1 C1 इसके दिक् अनुपात है, और इसके दिक् अनुपात A2 B2 C2 है। तो A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2।
अगर समांतर है तो ये शर्त पूरी होगी, ये शर्त पूरी होगी तो समांतर होंगे, और समांतर होंगे मतलब समतली होंगे। एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा मान लो समांतर नहीं भी है, कोई बात नहीं, फिर देखो काट रहे हैं क्या, अगर काट रहे हैं तो भी समतली होंगे। अब काटने का मतलब एक कॉमन बिंदु आना, दो रेखाएं जब काटती है, दो क्या, कोई भी चीज जब काटते हैं तो कॉमन पॉइंट्स बनते हैं। तो एक देखो क्या एक कॉमन बिंदु बन रहा है दोनों पे, दोनों पे क्या ऐसा बिंदु है जो दोनों पे कॉमन है, कॉमन है मतलब दोनों काट रही है, क्योंकि कॉमन बिंदु तभी आता है जब दो रेखाएं काटती है, वरना इस रेखा के पॉइंट्स अलग है, इस रेखा के पॉइंट्स अलग है, लेकिन जब काटेंगी तो एक पॉइंट कॉमन होगा, एक पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा, यानी वो पॉइंट इस रेखा पे भी होगा, इस पे भी होगा। तो कॉमन पॉइंट निकाल के यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालो। अगर प्रतिच्छेदी बिंदु निकल जाता है इसका मतलब दोनों काट रही है तो समतली है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई शर्त होगी तो ही दो रेखाएं एक समतल पे आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। अभी प्रतिच्छेद करने की जो चीजें हैं वो भी और भी पढ़ेंगे, एक न्यूनतम दूरी का कंसेप्ट भी बनाएंगे, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये अगर ये दूरी 0 हो जाती है इसका मतलब दोनों रेखाएं काटती है, अगर न्यूनतम दूरी 0 हो जाती है तो काटती है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का कंसेप्ट लाएंगे और वो निकालेंगे, वो अगर 0 आ गई मतलब रेखाएं काटती है मतलब समतली है। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं ताकि अगली क्लास में हम फिर मिल सकें। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा विचार करिएगा, चिंतन मनन करिएगा, कल्पना करिएगा और पढ़िएगा, और फिर आगे मिलते हैं। ठीक है।